Good evening, everyone. I hope you all are fine with the blessings of God. Now, left out 4 questions. Let's discuss in this video. First, explain the hostility as a factor contributing to stress tolerance. Okay, so let's discuss it. क्या बोला गया है कि it is described as a kindnism toward others, motivates and values easily and frequently arouse anger and a tendency to express that anger toward others. का मतलब है कि एक ऐसा बिहेवियरल जो जिसकी वजह से एंगर प्रोड्यूस हो और आपके अंदर की टेंडेंसी कि आप उस एंगर को अदर के सामने एक्सप्रेस कर सके. हॉस्टिलिटी इन दिस कॉन्टेक्स्ट डज नॉट रिलेट टू एंगर दैट लीड्स टू द वायलेंट बिहेवियर. इसका मतलब सिर्फ एंगर ही नहीं है, गुस्सा हो रहे हैं, गुस्सा होना ही नहीं. इसका इंटेंशन है गुस्सा हो रहे हैं एंड उसको हम दूसरे पे उतार रहे हैं. बहुत सारे लोग होते हैं ना कि अपने बिहेवियर से वो शो कर देते हैं अपना गुस्सा हो तो रहे हैं, वो तो उनका पर्सनल कॉज है कि हाँ वो हो रहे हैं गुस्सा, लेकिन वो उसको दूसरे पे उतार भी देते हैं. फिर यानी वो सामने वाले को समझा भी दे रहे हैं कि ये जो उनका कंडीशन है इस कंडीशन को दूसरे इंसान के ऊपर भी हावी करवा रहे हैं. सो दैट इज़ कॉल्ड एज. But this is irritability and anger experienced by individual who otherwise seems perfectly normal. But ये काफ़ी irritability होता है. Of course it is irritability, okay, and anger experienced by individual who otherwise seems perfectly normal. जो इंसान ऐसे में तो नॉर्मल रहता है, ऐसे में नॉर्मल दिख भी सकता है, बट उसी कंडीशन पे वैसा बिहेव करता है. ठीक है, अब क्या बोला है? सच अ हॉस्टिलिटी मीन्स मे बी एक्सपीरियंस्ड इन सिंपल इवेंट इन लाइफ इन लाइक समवन spills tea on his office table, a family member does not fold clothes and they are left in the sitting chair, and so on, for which individuals who are not hostile may briefly react. Now such a individual often engaged in blaming others, which in turn can make them express anger toward the individual, which could lead to aggressiveness behavior directed toward the person. अब बोल रहे हैं इसके रीजन बहुत कुछ हो सकते हैं. ऑफिस के टेबल पर किसी ने चाय गिरा दी, आपके घर पे चेयर पे ऐसे कपड़े पड़े हुए हैं, किसी ने फोल्ड नहीं किया, तो कारण बहुत हो सकते हैं. कुछ लोग छोटे से चीज़ पे भी चिढ़ जाते हैं, कुछ लोग बड़ी सी चीज़ को भी हैंडल कर लेते हैं. तो यहाँ बात उनकी हो रही है जो छोटे से चीज़ पे भी चिढ़ जाए. यानी पर्सन टू पर्सन ये वेरी कर सकता है कि उन्हें कौन सी चीज़ पसंद नहीं है. समबडी ऐसा होता है कुछ लोगों का कि दे डिडंट लाइक द टॉवल्स, इधर उधर टॉवल्स पड़े रहे, दे डिडंट लाइक द टॉवल्स एनीवेयर इन द रूम. सो और कुछ की हैबिट होती है तो उसको कहीं भी रख देना, उसको यूज़ करना एंड उसको बेड पे फेंक देना, उसको यूज़ करना उसको सोफा पे फेंक देना. सो पर्सनली इन माई केस आई गेट इरिटेटेड इन सच काइंड ऑफ एक्शन. कि कोई भी इंसान अपना लाइक शू खोला, अपने शूज़ सॉक्स खोल रहे हैं तो सॉक्स को शू के अंदर डाल के रखो. उसको कोई कुछ इंसान से आप देखे होंगे वो सॉक्स खोला तो सॉक्स किधर फेंक दिया, शू कहीं फेंक दिया. सो कुछ लोग ऐसे होते हैं. सो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है. मेरे लिए कुछ है, आपके लिए कुछ है, तो दैट ऑल्सो कॉज सम इरिटेबिलिटी. सो यही बोल रहे हैं ऐसे ही जो बिहेवियर्स हैं ये एग्रेसिव बिहेवियर्स के कारण बन जाते हैं. एंड हॉस्टिलिटी इज दस कैरेक्टराइज्ड विद एन एटीट्यूड दैट इज कैपिटल और क्लिनिकल रिकरिंग अराउजल ऑफ एंगर एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ द एंगर इन टर्म ऑफ एग्रेसिवनेस बिहेवियर. अब कुछ ऐसा चीज़ की वजह से हमें एंगर आ जाए, हमें गुस्सा आ जाए और हम एग्रेसिव हो जाए टुवर्ड अ पर्सन. सो वो जो है हॉस्टिलिटी वही चीज़ है. The long-term effect of such hostility is negative, as it does not affect one's health but can also affect one's social relationship. अब बोल रहा है कि बहुत गलत है, ऑफकोर्स गलत है, क्योंकि ये चीज़ की वजह से आप अपना गुस्सा क्या करते हो दूसरे पे उतारते हो और रीज़न कोई और होता है ना, इसलिए. तो ये सिर्फ आपके खुद की हेल्थ को डैमेज नहीं कर रहा, डेफिनेटली आपके हेल्थ को तो डैमेज करता ही करता है, लेकिन ये सिर्फ हेल्थ को ही डैमेज नहीं कर रहा, ये आपके जो रिलेशनशिप में लोग हैं, अगल बगल के लोग हैं जो इनसे इफेक्ट हो जाते हैं, तो उन लोगों के साथ आपकी रिलेशन, आपकी सोशल रिलेशनशिप को भी ख़राब कर सकता है. लिंक्स हैव बीन फाउंड बिटवीन हॉस्टिलिटी एंड स्ट्रेस. दस हॉस्टिलिटी कैन बी ऑल्सो बी टर्म्ड एज अ फैक्टर. दिस कैन मेक इंडिविजुअल मोर प्रोन टू स्ट्रेस. अब बोल रहे हैं कि कुछ रिलेशन मिला है इन दोनों के बीच में, इसलिए इसको हमने फैक्टर बोला है स्ट्रेस का. और इट मे अ काइंड ऑफ थिंग विच कैन गिव स्ट्रेस, है ना, ये स्ट्रेस दे भी सकता है. अब आते हैं हम हमारे थर्ड क्वेश्चन के तरफ, जिस थर्ड क्वेश्चन में बोला गया था कि परफेक्शनिज्म के बारे में और प्रोक्रास्टिनेशन के बारे में डिस्कस करने के लिए. सो लेट्स स्टार्ट दैट. येट अनदर फैक्टर दैट कैन लीड टू द स्ट्रेस प्रोनीनेस इज द परफेक्शनिज्म.
Perfectionism can be described as expectations that an individual may have to self and others, or both of these expectations are demanding in nature, which seldom leaves chance for compromise. Perfectionism can be categorized into internal perfectionism, expectations from self. देखो perfectionism का मतलब क्या है? परफेक्शनिज्म का मतलब है अगर हम अपने आप से कुछ एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, और एक्सटर्नल परफेक्शनिज्म का क्या मतलब है? जब हम एक्सपेक्टेशंस दूसरों पे रख रहे हैं. इंडिविजुअल विद इंटरनल परफेक्शनिज्म will have high expectation from themselves and this can not only affect their health but also the productivity. अब कुछ को बोल रहा है अगर इंटरनल परफेक्शनिज्म है यानी अपने आप पे ही कोई ऐसा एक्सपेक्टेशंस हैं, तो वो अगर बहुत हद तक हो, तो हाई एक्सपेक्टेशंस हो, बहुत हाई हो यानी सोच से बाहर हो, तो फिर उस इंसान को वो इफेक्ट भी कर सकता है, उनकी प्रोडक्टिविटी को भी रोक सकता है, एंड इट कैन ऑल्सो नेगेटिवली अफेक्ट देयर रिलेशनशिप एंड सेल्फ स्टीम. इंडिविजुअल्स हु हैव एक्सटर्नल्स, ठीक है, तो वो उनको इफेक्ट कर सकता है, उनके काम को इफेक्ट कर सकता है, उनके रिलेशनशिप को इफेक्ट कर सकता है, ये इफेक्टिव होता है. उसी प्रकार अगर कोई इंडिविजुअल एक्सटर्नल परफेक्शनिज्म रखता है, मतलब किसी दूसरे पे अगर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस वो रख रहा है, तो उसमें क्या हो सकता है? तो दैट विल ऑफन फाइंड फॉल्ट विद अदर्स एंड how other work and this can lead them to experiencing frustration as well as hostility. हाँ, अगर दूसरों पे रख रहे तो डेफिनेटली गलत है. हम लोग स्टार्टिंग से ही ये चीज़ कहीं से भी सुनते आ रहे हैं, और कि कभी भी हमें दूसरों से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना चाहिए, क्योंकि देखो दूसरों से, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो, हमें दूसरों से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना चाहिए. दूसरों से एक्सपेक्टेशंस रखना मतलब आप अपने आप को उदास करना, क्योंकि दूसरा इंसान इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम देम. हमारी एक्सपेक्टेशंस कई बार कुछ होते हैं, कई बार कुछ होते हैं, एंड दैट पर्सन माइट गिव अस, माइट नॉट गिव अस. तो ये भी होना गलत है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर इससे खुद को ही स्ट्रेस होता है एंड खुद को ही अनहैप्पीनेस फील होता है. सो following are some of the beliefs that the characteristics of an individual with a perfectionism यहाँ पे following कुछ beliefs हैं that is characteristics of an individual with a perfectionism. ठीक है, the first है anything that I do should be carried out perfectly. मतलब मैं कुछ भी करूँ बहुत अच्छा होना चाहिए. No mistakes should be made by me and others, and there is always a correct way in which things should be done. I am failure and I don't do this perfectly. If I make a mistake, I am totally failure. तो ये कुछ बिलीव्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल है जो परफेक्शनिज्म को रखते हैं. परफेक्शनिज्म इज़ व्हाट मीन्स परफेक्ट, मतलब उसको हर चीज़ अच्छा चाहिए. ऐसा नहीं पॉसिबल है ना, लाइफ इज़ नॉट दैट मच परफेक्ट. कुछ ख़राब होंगे, कुछ अच्छे होंगे, कुछ एवरीथिंग विल बी अकॉर्डिंग टू द प्लान बाय गॉड. अगर हैप्पीनेस है तो सैडनेस भी है, ठीक, उस तरह से कुछ अगर अच्छा होगा तो कुछ ख़राब भी होगा. सो यू कैन नॉट जस्ट एक्सपेक्ट फ्रॉम योर सेल्फ ऑल्सो एंड फ्रॉम अदर्स ऑल्सो टू बी अ परफेक्ट एवरी टाइम, राइट. सो इसी वजह से यहाँ पे ये सही नहीं है. सच बिलीफ ऑल अदर थिंग कैन बी टर्म्ड एज irrationals and they are loaded with the injunctions and they can be pushing an individual on the path of distress. देखो डिस्ट्रेस हमने पढ़ा था ऐसा चीज़ जो नेगेटिव स्ट्रेस था, वही डिस्ट्रेस था. तो बोल रहा है कि ये सारी चीज़ें बहुत ख़राब है और ये सारी चीज़ें जो है इंसान को डिस्ट्रेस की कंडीशन पे पहुंचा सकता है, ऑफकोर्स पहुंचा सकता है. एन इंडिविजुअल हैविंग सच बिलीव्स इज मोर लाइकली टू एक्सपीरियंस स्ट्रेस एंड देन अ पर्सन विद irrational belief. For instance, an individual who believes that if he or she makes a single mistake, then he sees failure will experience prolonged sadness and anger with self and may not make any attempt in a future. However, an individual who sees a mistake as a learner experience is more likely to make attempts in future, are less likely to experience stress or anger. Now, besides experiencing stress, individuals with the perfectionism are also more likely to procrastinate. They are also more defensive and choosy about stuff and things. Further, they may be find it difficult to let go and discard things, but leading to hoarding and they may also indulge in overdoing things. अब हो रहा है कुछ ऐसे पर्सन ऐसे भी हो सकते हैं जिनको ऐसा लगे कि उन्होंने अगर कोई काम किया अच्छा नहीं, वो फेलियर हो गया, तो दोबारा वो चीज़ ना करे, दोबारा जो है उनको स्ट्रेस या एंगर देगा एंड दे विल नॉट डू दैट. वो प्रोक्रास्टिनेट करेंगे, टालेंगे, नहीं करना है उस काम को. बट ऐसा नहीं है. कोई इंसान अगर फेलियर है, कोई इंसान अगर, तो ज़रूर उससे वो कुछ सीखता है, उस सीख के आगे बढ़ सकता है. ज़रूरी नहीं कि दोबारा उसकी गलती रिपीट ही हो. गलती करके सीख लिया जाए तो दोबारा वो आपको इम्प्रूवमेंट तक पहुँचा सकता है. सो यही सारी चीज़ें यहाँ बताई गई हैं. अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, द प्रोक्रास्टिनेशंस. वी डिस्कस अर्लियर दैट परफेक्शनिज्म मे लीड टू प्रोक्रास्टिनेशंस, बट प्रोक्रास्टिनेशंस इन इटसेल्फ इज ऑल्सो अ फैक्टर दैट कुड लीड टू स्ट्रेस प्रोडनेस. ठीक है, देखो स्ट्रेस प्रोडनेस में एक रोल, एक फैक्टर हमारा इटसेल्फ प्रोक्रास्टिनेशन ही है. अब ये सिंपली डिस्क्राइब करेंगे नॉट डूइंग थिंग्स, एक्टिविटीज़ एंड
keeping them for later, and they can be because of things or those activities are viewed as not appealing, pleasant, or difficult. Procrastinations can lead to stress because individuals who procrastinate will not only feel guilt and indulge in condemnation of self, but they are also be externally repercussion. For example, examination fee not paid in time, delay in the submitting of important reports, and so on. Procrastinations either result from fear, for instance, fear of failure or doing well, or fear of pain in intimacy, and so on. It can be result from laziness, where the individual develop habits of not putting effort or seeking comfort. देखो, दिस इज अ थिंग जो इंसान को आज करे बोला जाए वो कल करेगा, परसों करेगा, टालेगा. टाइप ऑफ थिंग ऐसे भी हो सकते हैं जो हमें पसंद ना हो, है ना. स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए, नॉट फॉर मी एंड माइट नॉट फॉर यू ऑल्सो, बट कुछ स्टूडेंट्स के लिए ऐसा होते हैं कि पढ़ाई उनके लिए एक ऐसा चीज़ है जो बस कैसे भी करके निकल जाओ तो राम राम. मतलब उनके लिए वो है प्रोक्रास्टिनेशन. कोई भी चीज़ वो करेंगे क्योंकि उस चीज़ में उनको इंटरेस्ट नहीं आता है, उस चीज़ में उनका मन नहीं लगता. और इन सिंपल वी कैन से कि कोई भी चीज़ जिससे हमें मन नहीं लगता, जो हमें करने का मन नहीं करता, जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं होता, हम उसी चीज़ को टालते हैं. हम उसी चीज़ को बोलते हैं बाद में करेंगे, विच डजंट गिव अस प्लेजेंट, जो हमें खुशी नहीं दे रही हो, जो हमें हैप्पीनेस ना दे रहा हो, जो हमें थोड़ा सा भी दिमाग में दिमाग चलाना हो जहाँ पे थोड़ा सा भी. तो ऐसे, लेकिन ये चीज़ें सही नहीं है, चाहे वो आप किसी भी फैक्टर से देखो, किसी स्टूडेंट्स के फैक्टर से, किसी वर्कर के फैक्टर से. तो ये बोला जा रहा है कि इट इज़ नॉट गुड, क्योंकि इससे जो है अब वर्कलोड बढ़ेगा, और वर्कलोड बढ़ेगा तो स्ट्रेस तो बढ़ेगा ही, और स्ट्रेस अगर बढ़ेगा तो इसी वजह से इसको कहा गया है द फैक्टर ऑफ स्ट्रेस. और मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा फैक्टर स्ट्रेस का है इन केस ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल्स, क्योंकि वो उसको आई रियली डोंट नो, स्पेशली स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कुछ जो नहीं करते टाइम पे, और एग्ज़ाम आने के टाइम पे बहुत प्रेशराइज हो जाते हैं. अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि वो जो साल भर नहीं किए वो एक महीना में कर ले, वो एक दिन में कर ले. इट इज़ नॉट पॉसिबल ना, इट इज़ डेफिनेटली नॉट पॉसिबल. नाउ हमारा जो है क्वेश्चन का डिस्कशन, थर्ड क्वेश्चन का डिस्कशन भी ख़त्म हो गया. अब दूसरा क्वेश्चन हमारा था, उसमें हमें पूछा गया था अबाउट द हेल्पलेसनेस एंड लर्न पेसिमिज्म. तो हम अभी उसके बारे में डिस्कस करते हैं. द टर्म लर्न हेल्पलेसनेस वाज पुट फोर्थ बाय द सेलिगमैन एंड इट कुड बी डिस्क्राइब एज द टेंडेंसी टू बिकम हेल्पलेस व्हेन फ्रीक्वेंटली फेस्ड विद इवेंट दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड. अब बोल रहे हैं ये एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर आप ऐसे किसी सिचुएशन में पड़ जाओ जो आपके कंट्रोल में नहीं है, विच इज़ नॉट नो कंट्रोल, और वहाँ पर आप हेल्पलेस हो जाते हो. So, defined term pessimism is a tendency to interpret bad event as personal cause, a part of a permanent pattern, and perceive into all parts of life of one's life, and tendency to interpret positive events as caused by the luck or external force, temporary and limited to this one aspect. The key point in this definitions are, अब हम इसके की पॉइंट्स की तरफ थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे. और क्या है वो की पॉइंट्स? तो उन कारणों में से सबसे पहला कारण जो है वो पर्सनलाइजेशन कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल. दस वी हैव अ नेगेटिव इवेंट और सिचुएशन इज एक्सपीरियंस्ड एंड इंडिविजुअल विल एट्रीब्यूट टू इंटरनली और एक्सटर्नली. फॉर इंस्टेंस, गेटिंग लेस मार्क्स इन एग्जामिनेशन मे बी एट्रीब्यूटेड इंटरनली, नॉट स्टडिंग हार्ड इनफ, और एक्सटर्नली अनफेयर एवोल्यूशन. तो देखो ये एक ऐसा सिचुएशन है जो इंटरनली हो सकता है, एक्सटर्नली भी हो सकता है, और ऐसे सिचुएशंस काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट रखते हैं किसी भी इंडिविजुअल पे. एंड ये लाइक ऐसा हो सकता है कि अगर आप एग्जाम में कम मार्क्स आ रहा है तो दैट विल बी इंटरनली, क्योंकि आप स्टडी हार्ड नहीं कर रहे हो. एंड एक्सटर्नली ऐसा हो सकता है इन केस ऑफ अनफेयर एवोल्यूशंस. नाउ सेकेंड इसका जो है वो है परमानेंस इसका सेकेंड कॉज है. एंड नाउ जो सेकेंड वन है वो क्या है, वो है परमानेंस का मतलब होता है कि ऐसा सिचुएशन जो सिचुएशन परमानेंट हो सकता है, टेम्परेरी भी हो सकता है. यानी कोई स्टूडेंट अगर कम मार्क्स ला रहा है तो कम ही लाया जा रहा है, या तो वो सब परमानेंट भी हो सकता है कि वो हमेशा से ही कम लाता हो, या वो टेम्परेरी भी हो सकता है कि हाँ कुछ टाइम ही उसके मार्क्स खराब हैं, देन इट इम्प्रूव्स. फिर आता है परसिवनेस का मतलब होता है ऐसा सिचुएशन, ऐसा इंटरप्रिटेशन को डिस्क्राइब किया गया है जिसका मल्टीपल डायमेंशंस ऑफ लाइफ हो. एंड यहाँ पे लाइक कि यूनिवर्सल भी हो सकता है, स्पेसिफिक हो सकता है. फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्टूडेंट या सपोज मी, अगर एक सब्जेक्ट में बहुत कम मार्क्स है बट दूसरा में बहुत अच्छा है, तो ये जो कम है दैट कुड बी द नेगेटिव, दैट कुड गिव मी अ नेगेटिव स्ट्रेस. और फिर बोल रहा है कि अगर कोई पर्सन है जो हेल्पलेसनेस है या लीनपिज्म से, पेसिमिज्म से सफ़र किया, then he or she will experience stress. Now we will discuss the last question of this chapter, and that is moderators of stress.
तो मॉडरेटर्स ऑफ स्ट्रेस जो है हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन डिस्कशन है। एंड लेट्स सी क्या बोलता है। ये बोलता है कि बिसाइड द अबव फैक्टर्स देयर आर आल्सो सर्टेन मॉडरेटर्स ऑफ स्ट्रेस दैट नीड्स टू बी मेंशन्ड। तो बोल रहा है कि जो मैंने अभी डिस्कस किया उसके अलावा भी कुछ ऐसे स्ट्रेस के कारण हैं जो जिनको मेंशन होना चाहिए। द मॉडरेटर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रेस एंड द करस्पॉन्डिंग रिएक्शंस। द मॉडरेटर्स may lead to the individual experiencing higher or lower stress. Locus of control. Locus of control is a concept that was proposed by the author and can be explained as the belief system posed by an individual with regard to whether the outcomes of his or her action can be attributed to his or own actions or to the event object people outside his or her control. And these individuals could either have an internal control orientations or an external control orientations. Relationship have been seen between LOC and stress, and it was found that individual with internal locus of control displayed better physical and psychological well-being. तो ये देखो क्या बोला है, एक साइंटिस्ट ने दिया 1954 में दिया, रोटर ने दिया 1954 में दिया। इसका ऐसे एक्सप्लेन किया गया एज अ सिस्टम ऑफ बिलीफ जिसको इंडिविजुअल विच इज पोज बाय इंडिविजुअल, जो किसी इंडिविजुअल के अंदर ही हमको मिलेगा, है ना, ही सर एक्शंस के थ्रू वी विल गो थ्रू, वी विल कम टू नो अबाउट इट। एंड बोल रहा है कि ये इधर जो है इंटरनल कंट्रोल ओरिएंटेशंस, बोल रहा है कि ऐसा इंडिविजुअल इधर इंटरनल कंट्रोल ओरिएंटेशंस या एक्सटर्नल कंट्रोल ओरिएंटेशंस रखेगा। एंड इनके जो रिलेशनशिप है, ऐसे इंसान की जो रिलेशनशिप है, ऐसे इंसान जो पाए जाते हैं, वो बोल रहे हैं कि बेटर फिजिकल या साइकोलॉजिकल वेलबींग होते हैं, प्रूव होते हैं। ठीक है, प्रूव होते हैं। इंडिविजुअल विद इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल परसीव स्ट्रेसफुल सिचुएशंस एज अ चैलेंज एंड नॉट एज अ थ्रेट एंड दोस आर इन अ पोजीशन टू डील विद स्ट्रेस इन अ बेटर वे। देखो स्ट्रेस तो सबको होता है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि इंसान की जो क्षमता है वो अलग अलग है। कोई उसको बियर करके आगे निकल जाएगा, कोई उसमें परेशान रहकर बैठा रह जाएगा। तो ऐसे इंसान जो होते हैं जिनका लोकस ऑफ कंट्रोल काफ़ी अच्छा है, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल काफ़ी अच्छा है, ऐसे इंसान बहुत अच्छे वेलबींग साबित होते हैं, क्योंकि वो किसी भी स्ट्रेस को अगर आया तो उसको एज अ चैलेंज लेते हैं और अपनी ज़िंदगी से उसको हटा देते हैं, है ना। उसका इफेक्ट अपने उसको जो है थ्रेट का कारण नहीं बनाते हैं। एंड इस वजह से वो नेगेटिव इम्पैक्ट उनके ऊपर आ नहीं पाता उसका। एंड दे ईजिली डील विद स्ट्रेस एंड लीड अ गुड लाइफ। फिर आते हैं हम हार्डीनेस पे, उसके बाद हम सोशल सपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड देन ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म, एंड देन जेंडर एंड कल्चर। सो social support. This is one of the significant moderators of stress, and a person experiencing stress will be able to deal with it in a better way if he or she has adequate social support. Social support can be in the form of a material gift, finance, food, and so on. So in terms of information to comprehend the stress and coping strategies, social support could be of emotional in nature. Social support not only lowers the stress reactivity, but individuals receiving social support are also less likely to suffer the negative effect of stress. तो बस सोशल सपोर्ट का मतलब को समझ में आ ही रहा होगा। पर्सन एक्सपीरियंसिंग स्ट्रेस विल बी एबल टू डील विद अ बेटर वे इफ ही सी एडिक्वेट सोशल सपोर्ट. Social support can be in the form of a materialistic gift, finance, food and so on, in terms of information to comprehend the stress of coping strategies. देखो यहाँ पे जो लिखा है आई डोंट नो, बट सोशल सपोर्ट का मीनिंग आप नॉर्मल समझना कि व्हेन यू आर इन स्ट्रेस एंड यू गेट अ सोशल सपोर्ट, मतलब आपके सराउंडिंग के लोग आपको समझें, और तो वो एक बहुत बड़ा यहाँ पे सपोर्ट मिलता है कि यू कैन ईजिली गो थ्रू दैट थिंग, और आप वहाँ पे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आपको वहाँ पे वो जो है उतना उन लोगों को जो है उतना देखने को नहीं मिलेगा. बट एट द सेम टाइम क्योंकि आप जो है not only lowers the stress but reactivity, but individual receiving social support are also likely to suffer negative effect of stress. देखो अब आपके उनकी तरफ से तो वो नहीं रहेगा because they are not minding it, they are very positive peoples, और आपके तरफ से क्योंकि आपके तरफ से आप उसको कम नहीं कर रहे हो, so you might suffer from some kind of negativities. but या क्योंकि लोग कुछ समझ नहीं रहे हैं तो उसमें उतना भी ज़्यादा सोशल रिलेशनशिप प्रॉब्लम नहीं होना है. फिर आता है ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म. ऑप्टिमिस्टिक इंडिविजुअल्स आर फाउंड टू बी एबल टू डील विद स्ट्रेस एडिक्वेटली एंड दिस दस मे नॉट बी गेट एडवर्सली अफेक्टेड बाय स्ट्रेस एंड दे आर एक्सपीरियंस. ऑप्टिमिज्म या पेसिमिज्म का बोल रहा है ऐसा इंडिविजुअल होता है जो कि स्ट्रेस एडिक्वेटली डील कर लेते हैं और वो एडवर्सली अफेक्टेड भी नहीं होते इससे बिकॉज दे आर वेरी एक्सपीरियंस. ऑप्टिमिज्म जो लोग होते हैं कैन बी रिलेटेड टू रिलायंस एंड दे हेल्प इंडिविजुअल टू बाउंस बैक फ्रॉम दिस स्ट्रेसफुल सिचुएशन. है ना, उनमें उनके अंदर ये क्षमता है कि वो स्ट्रेस के वाली कंडीशन से बाहर निकल के आ जाएं, यानी बाउंस बैक कर जाएं. ऑन द अदर हैंड इंडिविजुअल हु आर पेसिमिस्टिक कैन गेट अफेक्टेड बाय स्ट्रेस. लेकिन वही अगर कोई पेसिमिस्टिक पर्सन है, कोई पेसिमिस्टिक इंडिविजुअल है तो वो अफेक्टेड हो सकते हैं स्ट्रेस से एंड दे आर लाइकली टू डेवलप अ साइको एंड अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर. और इसकी वजह से उनका हेल्थ इफेक्ट हो सकता है, उनको साइको या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर सफर करने पड़ सकते हैं. नाउ जेंडर एंड कल्चर.
ओके, जेंडर एंड कल्चर का मतलब है बिसाइड द एबव जेंडर द कल्चर में आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल एज अ मॉडरेटर ऑफ स्ट्रेस। अब जब बोल रहे हैं कि जेंडर ही नहीं बल्कि कल्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो स्ट्रेस दे सके, मॉडरेटर कारण बन सके स्ट्रेस का। सोशलाइजेशन टू अ ग्रेट एक्सटेंट में डिपेंड ऑन द जेंडर एज वेल एज द कल्चर दैट हैव बीन एन इम्पैक्ट ऑन नॉट ओनली द पर्सनैलिटी बट ऑल्सो ऑन द बिलीफ एंड एटीट्यूड ऑफ द इंडिविजुअल। अब ये सोशलाइजेशन भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, एक बहुत बड़ा कारण है जो सिर्फ जेंडर ही नहीं एज वेल एज कल्चर को भी कल्चर का भी इम्पैक्ट जो है ऑन नॉट ओनली द पर्सनैलिटी पे नहीं बल्कि बिलीफ एंड एटीट्यूड ऑफ द इंडिविजुअल पे लागू कर सकता है। एंड पर्सनैलिटी, बिलीफ एंड एटीट्यूड कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन दी हाउ इंडिविजुअल परसीव्स, डील्स एंड कोप विद स्ट्रेस। और ये सारी चीज़ें ही पर्सनैलिटी हो गया, बिलीफ हो गया, एटीट्यूड हो गया, ये सारी चीज़ें ही किसी इंडिविजुअल की क्षमता को कि वो कैसे डील कर रहा है, कैसे कोप कर रहा है स्ट्रेस से, उस पर उसका इम्पैक्ट डिसाइड करता है ना। ये जो चीज़ें हैं पर्सनैलिटी, बिलीफ, एटीट्यूड, ये सारे इम्पैक्ट डालते हैं, ये सारे ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि कोई इंसान कैसे डील करेगा, कैसे कोप करेगा स्ट्रेसफुल कंडीशन में ना। चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया विद द डिस्कशन ऑफ ऑल द क्वेश्चंस एंड आई होप ये आपके कल के एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।